हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुपैल। आज से हम दिसंबर 2025 में जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो आज की हमारी जो क्लास का एजेंडा है वो आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट होगा और आज हम आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वैलिड, इनवैलिड, स्ट्रॉन्ग, वीक, साउंड, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज से हमारी ये पहली क्लास है, तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नेट JRF विद एजुपैल या एग्ज़ाम रेडी हिस्ट्री पे आपको मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होते हैं तो आप डेली MCQ प्रैक्टिस, डेली PYQ प्रैक्टिस, फ्री PDF, डाउट डिस्कशन, ऐसी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो क्लास की आज शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारे क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है तर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसे समझने से पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो इसमें है ना 3 चीज़ें होती हैं तर्क में। एक जो है आधार वाक्य, जिसे बेस स्टेटमेंट बोलते हैं, बेस स्टेटमेंट। एंड दूसरी चीज़ जो होती है इसमें होता है युक्त वाक्य, जिसे इंग्लिश में प्रीमाइसेस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है वो होता है निष्कर्ष, इसको इंग्लिश में जो है कंक्लूजन बोला जाता है। अभी हम आधार वाक्य, युक्ति वाक्य एंड निष्कर्ष, इनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आधार वाक्य की। आधार वाक्य, इसे इंग्लिश में बेस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इंग्लिश वर्ड को जब हम देखते हैं स्टेटमेंट, ये अपने आप में इसकी जो है डेफिनेशन देता है कि ऐसा कोई भी वाक्य या कथन जो कोई राय या निर्णय को व्यक्त करता है। यानी कि आधार वाक्य या बेस वाक्य जो है वो ऐसा कोई भी वाक्य या कथन होता है जो राय या निर्णय को व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो 1 + 1 = 2। एग्जाम्पल से पहले एक बात और बता दें कि जो आधार वाक्य होता है वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आधार वाक्य हमेशा ट्रू ही होगा या फॉल्स होगा। ट्रू या फॉल्स में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैंने ये जो एग्जांपल लिया है 1 + 1 = 2 होता है, तो ये गणित के हिसाब से एक प्रूफ संक्रिया है। तो ये जो है एक सत्य कथन है, यानी कि ट्रू आधार बेस है। अगर मैं यही बात करूं कि 2 +
3 जो है वो 6 से बड़ी संख्या होती है। तो ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि 2 + 3 जो है वो 6 से बड़ी संख्या होती है, तो मैथमेटिकली इसको देखें तो ये जो है ये गलत हो जाता है, क्योंकि 2 + 3 हमेशा 5 ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है नंबर। तो इस प्रकार से जो है आधार वाक्य आप समझ गए होंगे कि आधार वाक्य कोई भी कथन जो है वो राय या निर्णय को व्यक्त करता है, और ये सत्य या असत्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं और एग्जाम्पल की बात करूँ आपसे, तो जैसे कि अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सभी अध्यापक ईमानदारी से पढ़ाते हैं। ये एक मेरा जनरल स्टेटमेंट है, मैंने अपनी राय व्यक्त की है कि सभी जो अध्यापक हैं वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं। लेकिन आपने अपने रियल लाइफ में देखा होगा ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि सभी के सभी अध्यापक ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हैं, और हो सकता है पढ़ाते भी हो। किसी एक पर्टिकुलर स्कूलर की बात करें, स्कूल की, हो सकता है उसके सारे अध्यापक जो हैं वो ईमानदारी से पढ़ाते हो, लेकिन जनरल पूरे देश या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे जाके ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सभी अध्यापक जो हैं वो ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकते। और कोई अगले बात करें हम एग्जाम्पल की, तो हम जैसे कोई मैथमेटिकली एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 जो है वो 1/4 से बड़ी संख्या है। तो ऑफकोर्स ये जो है 0.5 और 0.25, ये जो होता है 0.5 होता है और ये होता है 0.25। तो हम मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये संख्या जो है 1/2 1/4 से बड़ी है। तो ये जो है ये कथन जो है जनरल स्टेटमेंट बेस वाक्य जो है ये यहाँ पर ट्रू हो जाता है। ठीक है, अब हम अगले बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी आधार वाक्य की। आधार वाक्य यानी कि बेस स्टेटमेंट। अब हम बात कर लेते हैं युक्ति युक्त तर्क, जिसे बोलते हैं प्रीमाइसेस। ठीक है, तो युक्ति युक्त तर्क क्या होता है? तो कोई भी ऐसा कथन जो निष्कर्ष की सत्यता या निष्कर्ष का समर्थन करता हो उसे प्रीमाइसेस कहते हैं। उसे प्रीमाइसेस कहते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य या कथन जो है वो निष्कर्ष के साथ अलाइन होता है, यानी कि निष्कर्ष को ट्रू साबित करने के लिए उसकी संभावना बढ़ाता है, उसे प्रीमाइसेस कहते हैं।
जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, हाँ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं आपको ही रिलेट करके एग्जाम्पल देता हूँ कि हो सकता है कि इस बार तुम JRF जो है क्लियर कर ले। अगर मैं यहाँ तक ही बोलूँ इसको कि हो सकता है कि इस बार आप जो है JRF क्लियर कर ले, तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि ये JRF क्यों क्लियर हो सकता है। तो ये एक जनरल या बेस वाक्य हो गया। लेकिन मैं यहीं बात करूं क्योंकि, अब मैं इसको हटा देता हूं फुल स्टॉप को, क्योंकि इस बार तुम एजू पहल से पढ़ाई कर रहे हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि हो सकता है इस बार आप जो है JRF क्लियर करें। क्योंकि हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो इस शब्द को, क्योंकि इस बार जो है तुम जो है एजुपेल से पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे से नोट्स बना रहे हो। यहाँ पे क्योंकि जो वर्ड है वो इस जो आधार वाक्य था, हो सकता है कि इस बार तुम JRF क्लियर कर लें, इसको है क्योंकि शब्द जो है आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम्हारा JRF क्लियर होने का इस बार चांस क्यों ज़्यादा है। तो उसका रीज़न वो बता रहा है कि आप इस बार एजुपेल से पढ़ाई कर रहे हो। तो इस सब को है ना पूरी तरह से प्रीमाइसिस बोला जाता है, इस पूरे स्टेटमेंट दोनों को मिला के। आई समझ में? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके डेली जीवन का एग्जांपल। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है बारिश हो जाए। यहाँ पे एक शब्द और ऐड कर लीजिए, आज आकाश में जो है काले बादल छाए हुए हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया कि आज आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। तो क्या हुआ छाए हुए हैं? तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हो सकता है आज बारिश हो जाए। ये इससे निष्कर्ष निकल रहा है, एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं हम कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। तो इससे हमने जो पढ़ा था कि प्रीमाइसिस यानी युक्तियुक्त तर्क वो होता है जो ये तर्क के जो निष्कर्ष के साथ अलाइन हो, यानी कि निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहा हो, उससे हमें निष्कर्ष के बारे में कुछ पता चल रहा हो, उससे कोई निष्कर्ष निकलने की संभावना बढ़ रही हो, उसे बोलते हैं युक्तियुक्त तर्क यानी कि प्रीमाइसिस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि तुम्हें आधार वाक्य एंड युक्तियुक्त वाक्य, इसको बोलते हैं बेस स्टेटमेंट
एंड इसको बोलते हैं प्रीमाइसेस। इंग्लिश वर्ड याद रखना ज़रूरी है, इसलिए मैं इनको बार बार बोल रहा हूँ। जैसे हम इसी की बात करें कि आज आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, तो इसमें अगर मैं बेस वाक्य की बात करूं तो ये अकेला अगर ये वाक्य होता कि आज आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, तो ठीक है, छाए हुए हैं ये मैंने राय या एक कथन मैंने बोल दिया तो ये है। और ऐसे ही अगर बोलूँ मैं अकेले सिंगल इस वाक्य को कि हो सकता है बारिश हो जाए बारिश, इसके संदर्भ में अब मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा, कोई साक्ष्य नहीं दे रहा, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसी को बेस वाक्य बोलते हैं। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाए और इनसे हमें कोई एक निष्कर्ष निकलने की संभावना मिल रही हो, तो वो दोनों स्टेटमेंट मिलके जो है आपका युक्तियुक्त वाक्य में यानी कि प्रीमाइसेस बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने देखा, पहले फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आधार वाक्य यानी कि बेस स्टेटमेंट, दूसरा जो है हमारा युक्त वाक्य जिसे प्रीमाइसेस बोलते हैं। तो आधार वाक्य में जो है आपका सामान्य राय या कथन होता है, उसके बाद आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, और ये जो है ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं युक्तियुक्त वाक्य की। तो एक ऐसा वाक्य या कथन जिससे कोई निष्कर्ष निकलने की संभावना बन रही हो, या आप बोल सकते हैं कि वह जो है वो निष्कर्ष को निकालने में मदद कर रहा हो, कोई हमें कोई हिंट दे रहा हो, यानी कि हिंट दे रहा हो, तो उसे बोलते हैं प्रीमाइसेस। अब हम काफ़ी देर से निष्कर्ष बात कर रहे हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कि निष्कर्ष क्या होता है। निष्कर्ष क्या होता है, यानी कि मैं बात करूं तो कंक्लूजन, मैं अगला पेज ले लेता हूं निष्कर्ष के लिए, अच्छे से तभी समझ आएगा। तो ये आपका निष्कर्ष सॉरी, निष्कर्ष में आप जो आपका युक्तियुक्त वाक्य जो होता है, युक्तियुक्त वाक्य की सबसे प्रमुख बात जो आधार वाक्य को भी सपोर्ट करती हो, निष्कर्ष के रूप में मान्य होगी। मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि एक बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है जो आपको हर जगह मिल जाएगा कि सभी
मनुष्य नश्वर होते हैं। सभी मनुष्य नश्वर होते हैं यानी कि मोर्टल होते हैं, मोर्टल। ठीक है, यानी कि सबको एक दिन मरना है। ठीक है, ये मेरा पहला वाक्य हो गया। मैं दूसरा वाक्य लेता हूँ कि रामू जो है एक मनुष्य है। रामू एक मनुष्य है। इन दोनों के आधार पर मैं एक तीसरा वाक्य कंक्लूजन के रूप में ड्रॉ करता हूँ कि रामू जो है, रामू नश्वर है। ये एक मैंने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो मैं अगर इस वाक्य को पढ़ता हूँ कि रामू एक मनुष्य है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, यानी कि मेरा एक ये बेस वाक्य हो गया। ठीक है, और मैं अगर एक इसको स्टेटमेंट को पढ़ूँ कि सभी मनुष्य मॉर्टल होते हैं, तो ये भी एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, यानी बेस वाक्य है। मैंने इन दोनों को अभी अलग अलग करके लिया है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ कि सभी मनुष्य नश्वर होते हैं और रामू एक मनुष्य है, यानी कि सभी मनुष्य नश्वर, तो उसमें मनुष्य में रामू भी आएगा। तो रामू जो है नश्वर होगा, यानी कि मैं इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार जो है इसमें ये हमारा कंक्लूजन बन पा रहा है कि रामू नश्वर है, यानी कि रामू भी मॉर्टल है। तो आपको निष्कर्ष जो है समझ आ गया होगा कि दो प्रीमाइसिस या एक प्रीमाइसिस के आधार पर जो है निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, और हो सकता है एक से अधिक भी निष्कर्ष निकल आए। ठीक है, तो अब मैं बात करूं कि तर्क क्या होता है। अभी हमने तर्क की स्ट्रक्चर देखी थी। अभी हम तर्क पढ़ने से पहले हमने स्टार्टिंग जो है तर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट पढ़ने से पहले हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, जिसके 3 हमने जो है पहलू देखे थे। एक आधार वाक्य एंड दूसरा जो है हमारा प्रीमाइसिस या युक्तियुक्त तर्क, और तीसरा जो है हमारा कंक्लूजन। ठीक है, तो अब इन तीनों चीज़ों को मिला के ही हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा कथन या वाक्य जिसमें प्रीमाइसिस भी हो एज वेल एज कंक्लूजन भी हो। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि कंक्लूजन ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू ही निकल के आए, हो सकता है फॉल्स भी निकल के आए, लेकिन उसको तर्क ज़रूर बोलेंगे। वो आगे पढ़ेंगे कि वो किस टाइप का तर्क होगा, लेकिन तर्क वही कथन या वाक्य होता है जिसमें एक प्रीमाइसिस या एक से अधिक प्रीमाइसिस हो और कंक्लूजन हो। और एक तर्क में जो है एक से अधिक जो है कंक्लूजन भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं जैसे आपको पूरा एक तर्क का जो है एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई वाक्य तर्क है या नहीं है। तो मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर जैसे जैसे उसको पूरा तर्क बनाने तक आगे बढ़ेंगे। तो मेरा पहला जो वाक्य है वो है कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी है। मैंने एक ये स्टेटमेंट लिया है जिसमें है कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये आर्ग्यूमेंट है? आर्ग्यूमेंट
है। तो आप देखेंगे कि ये जो है इसमें एक ही वाक्य आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, क्यों कर दी है, क्या कब से की है, क्यों, क्या मतलब है इस पढ़ाई करने का, इसके रेस्पेक्ट में सपोर्ट करने के लिए कोई अन्य कथन जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार ये एक सामान्य राय हो गई, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ ये बेस स्टेटमेंट है। यह एक बेस स्टेटमेंट है, यानी कि यह आधार वाक्य है, ये कोई तर्क नहीं है। तर्क होने के लिए हमें पता है कि एक प्रीमाइसिस होनी चाहिए और दूसरा हमारा इसमें कंक्लूजन भी होना चाहिए। तो इसमें ना तो प्रीमाइसिस है ना ही कंक्लूजन है, तो यह एक जनरल स्टेटमेंट यानी कि बेस स्टेटमेंट है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने पढ़ाई शुरू कर दी है क्योंकि आप दिसंबर में JRF क्लियर करना चाहते हैं। आपने पढ़ाई शुरू कर दी है क्योंकि आप दिसंबर में JRF क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, यहाँ तक ये एक अकेला बेस स्टेटमेंट था। लेकिन अब इसमें ये क्योंकि शब्द जोड़ के इसको कंक्लूजन की ओर अग्रसर किया जा रहा है कि आप इसलिए पढ़ाई शुरू कर दिए हैं कि दिसंबर में जो आप JRF नेट एग्ज़ाम होने वाला है उससे आप JRF क्लियर करना चाहते हैं और आगे PhD करके आप स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये जो है आगे का जो स्टेटमेंट है, इससे हमें कंक्लूजन भी ड्रॉ होता दिख रहा है। और अगर इसको हम पूरे को मिला दें तो ये एक प्रीमाइसिस भी बन रहा है। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि यह एक सामान्य तर्क है, यानी कि आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, समझ में आया। चलिए मैं एक और आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब ये एक बोल वचन की तरह लग रहा है, यानी कि ये एक बेस स्टेटमेंट है। इसके समर्थन में कोई ऐसा निष्कर्ष की ओर बढ़ने वाला वाक्य नहीं दिया है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये एक बेस स्टेटमेंट है, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें एक प्रीमाइसिस एंड एक हमें ज़रूरत पड़ती है कंक्लूजन की। ठीक है, चलिए तो मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूँ कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मनुष्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। मैंने लिखा है अब इसको आगे बढ़ाते हुए कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि, आ गया ना क्योंकि शब्द,
कि ये मनुष्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो ये इसको जो मैंने पहले जो बेस वाक्य लिखा था कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके समर्थन में एक प्रीमाइसिस बन रहा है, कंक्लूजन की ओर अग्रसर होता हुआ वाक्य है कि ये मनुष्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, इसलिए भैया हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें इसमें इन दोनों वाक्यों को मिला के प्रीमाइसिस प्लस कंक्लूजन दोनों मिल रहे हैं, तो ये एक आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक और एग्जांपल के लिए आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पर प्रदूषण बहुत अधिक है। मेरा एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है मोहन की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। ठीक है, और मेरा तीसरा जो है कंक्लूजन है कि हो सकता है कि मोहन बीमार पड़ जाए। ध्यान से पढ़िए, मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है कि यहाँ पर प्रदूषण बहुत अधिक है, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, पहले को समझते हैं। पहले यहाँ पर प्रदूषण बहुत अधिक है। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, यानी कि ये एक बेस स्टेटमेंट है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ूँ कि मोहन की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत कमज़ोर है, तो यह भी एक बेस स्टेटमेंट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो क्या हुआ, इसके संदर्भ में कोई आगे बात नहीं कही गई है, तो ये एक बेस स्टेटमेंट हो गया। लेकिन जब मैं इन दोनों वाक्यों को मिला देता हूँ कि यहाँ पर बहुत प्रदूषण है और मोहन की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है, तो इससे मैं एक निष्कर्ष ड्रॉ कर रहा हूँ कि हो सकता है मोहन जो है बीमार पड़ जाए, क्योंकि प्रदूषण है तो लोग जो है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो बहुत जल्दी जो है बीमार पड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि मोहन भी बीमार पड़ जाए। तो मैं इन दो जो बेस वाक्य थे उनको मिला के मैं एक प्रीमाइसिस बना सका, और ये दोनों ही स्टेटमेंट के आधार पर मैं एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सका। जो कंक्लूजन जो है वो जो बेस वाक्य जो है इनको समर्थन भी दे रहा है कि हो सकता है मोहन बीमार पड़ जाए, क्योंकि मोहन की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कमज़ोर है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पे जो असर जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि तुम्हें ये जो है तर्क क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। आर्ग्यूमेंट मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। आज हमने जो है स्टार्ट किया है लॉजिकल रीजनिंग में आज जो हमारा पहला वाक्य है, वो पहला जो है टॉपिक वो था हमारा क्या बोलते हैं उसको, तर्क, यानी कि आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अब इसमें अभी तक हमने समझ लिया है कि आर्ग्यूमेंट के जो है तीन वो हैं जो मेन वो होते हैं। एक तो उसमें बेस वाक्य हो, एक उसमें प्रीमाइसिस हो, और एक उसमें कंक्लूजन हो। और कंक्लूजन जो है वो बेस वाक्य और प्रीमाइसिस को सपोर्ट करता हो यानी समर्थन करता हो। हमने पहले बेस वाक्य को जाना कि बेस वाक्य क्या होता है, तो एक जनरल स्टेटमेंट जो होता है वो बेस वाक्य होता है।
उसके बारे में आगे एक्सप्लेन नहीं किया होता है, क्यों, कहाँ, कैसे करके। और प्रीमाइसेस जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंक्लूजन की तरफ हमें हिंट करता है, आगे बढ़ने के लिए कुछ हिंट देता है हमें। और कंक्लूजन वो होता है जो आपका जो आधार वाक्य और प्रीमाइसेस है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है, और साथ ही जो कंक्लूजन है वो बेस वाक्य को जो है सपोर्ट करता है। और इनको हमने एग्जाम्पल के सहायता से समझ लिया है। अगले वीडियो में हम इनसे रिलेटेड जो है पहले PYQ सॉल्व करेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट में कौन कौन से बात आती हैं, बेस वाक्य, प्रीमाइसेस और कंक्लूजन के आधार पर जो भी PYQ बने हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे का क्लास में जो है, आज की क्लास में हमने जाना कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और आर्ग्यूमेंट में जो है कौन सी मेन चीज़ होती है, जैसे कि बेस वाक्य, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। ठीक है, अगली क्लास में जो है हम पढ़ेंगे इंडक्टिव यानी कि आगमन तर्क क्या होता है। इसके साथ ही पढ़ेंगे हम डिडक्टिव यानी कि निर्गमनात्मक तर्क क्या होता है। फिर हम इसी को इंडक्टिव को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम जानेंगे कि वैलिड एंड इनवैलिड तर्क क्या होते हैं, और वैलिड और इनवैलिड को हम आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि साउंड एंड अनसाउंड तर्क क्या होते हैं। इसी प्रकार डिडक्टिव को हम आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं और इंडक्टिव डिडक्टिव को कंप्लीट करेंगे। फिर साथ में इनके PYQ भी कंप्लीट करेंगे, और साथ में इंडक्टिव डिडक्टिव से पहले आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड जो भी 4-5 PYQ अच्छे जो मिलेंगे मुझे, मैं उनको आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस लेक्चर की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल नेट JRF विथ एजुपैल या फिर एग्ज़ाम रेडी हिस्ट्री पे आपको जो है ये PDF मिल जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम PYQ प्रैक्टिस कराते हैं क्विज के फॉर्म में, और अन्य महत्वपूर्ण MCQ भी डालते हैं। साथ में हम जो है यहाँ पे PDF तो प्रोवाइड करते ही हैं, प्लस यहाँ पे हम जो है जो भी स्टूडेंट का डाउट होता है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मैंने 2024 में जो जून वाला एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि एक बार कैंसिल होने के बाद जो एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में कंप्लीट हुआ था, तो उसमें मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ जो है JRF क्लियर किया है 98 परसेंटाइल के साथ। और
जो है मैं हिस्ट्री का भी यहाँ पे इसी चैनल पे नेट के लिए पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों में से जिसका हिस्ट्री जो है सेकंड पेपर हो तो वो भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।